हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है वही वर्ल्ड मैप। हम इस वर्ल्ड मैप को मेरे ख्याल से 2 या फिर 3 महीने से लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं, मगर इसमें काफ़ी वक्त लग रहा है क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा लाइट का इशू और थोड़ा सा कहीं के माहौल का इशू रहता है। ऐसे भी उतना भी व्यूअर है नहीं, तो उतना कोई मेरे ख्याल से समस्या होने वाली है नहीं। चलिए हम देखने वाले हैं आज अफ्रीका को। इससे पहले मैंने एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक आपका नीचे का था ऑस्ट्रेलिया, उसको मैंने बिल्कुल बारीकी से कवर कर दिया है। अब मेरे ख्याल से इसके आसपास का जो रीजन है आपको ठीक से दिखेगा नहीं, इसलिए आप क्या कीजिए, इसका एक मैप ले लीजिए, मतलब वर्ल्ड मैप एटलस से आप उसको देख लीजिए। जो आपका अफ्रीका है इसके आसपास का रीजन क्या है, आप एक बार निकालिएगा वर्ल्ड मैप, ताकि ये देखिएगा जो आपका अफ्रीका है वह आता कहाँ है। दूसरी बात, आप प्रॉपर इसी अफ्रीका का मैप निकाल के रखिएगा, ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से कवर में आ जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर इसका लोकेशन है क्या। आप यूँ समझिए, इसके इधर साइड आपका आता है अटलांटिक महासागर। इसी अटलांटिक महासागर का थोड़ा सा पानी अंदर गया है, जिसका नाम है भूमध्य सागर। नीचे आपका आता है दक्षिणी महासागर। ऐसे तो जो भी महासागर है सबका पानी मिला हुआ ही है। ठीक है, इधर आप आइएगा, जो हमारा इंडिया है उसके नीचे हमारा आता है इंडियन ओशन। उसी का पार्ट थोड़ा सा इधर जाइएगा, आपको मिलेगा अरब सागर, और उसी अरब सागर का थोड़ा सा पानी इधर गया है, जिसका नाम है रेड सी, मतलब लाल सागर। ठीक है, तो आप कम से कम एरिया समझ गए पानी वाला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अफ्रीका के इधर दिशा में, मतलब पूरब दिशा में, अफ्रीका के ईस्ट साइड में आपको मिलेगा, सॉरी इधर वेस्ट है, अफ्रीका के वेस्ट, अफ्रीका के पश्चिम में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अफ्रीका के नॉर्थ में आपको मिलेगा भूमध्य सागर, हम इसको मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। उसके बाद इधर आपको क्या मिलेगा, रेड सी मिलेगा, और नीचे आपको मिलेगा दक्षिण महासागर मिलेगा, जिसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अफ्रीका है उसके ऊपर एरिया कौन सा है। ये आपका अफ्रीका, ऊपर आपका यूरोप मिलेगा। ठीक है, आप वर्ल्ड मैप एक बार देख लीजिए। इधर आपका अफ्रीका, इधर आपका नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इधर आपको मिलेगा एशिया मिलेगा, इधर आपका वही एशिया का कुछ पार्ट मिलेगा। नीचे आइएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, साउथ और थोड़ा सा ईस्ट, इधर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो अफ्रीका और यूरोप को भूमध्य सागर अलग करता है। उसके बाद अफ्रीका और एशिया को आपका रेड सी, मतलब लाल सागर अलग करता है। बाकी अपने आप में ये अलग ही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये रेड सी और भूमध्य सागर, इसके बीच में एक नहर बनाया गया है, जिसका नाम है सुएज कैनाल, मतलब सुएज नहर। ये आपका मिस्र कंट्री है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। इसी इजिप्ट का आपका आता है सुएज कैनाल। तो बोल सकते हैं जो आपका इधर का एरिया है अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाला आपका ये सुएज कैनाल ही आता है। उसके बाद देखिएगा, जो आपका स्पेन के नीचे आपका एक कंट्री है, जिसका नाम है पुर्तगाल। यहाँ से और इस मोरक्को के बीच में एक जल संधि है। 2 लैंड वाला एरिया के बीच का जो पतला सा रास्ता होता है समुद्र वाला, हम उसको जल संधि बोलते हैं। इसका नाम है जिब्राल्टर की जल संधि। तो आप 3 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। जिब्राल्टर की जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, सुएज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, इसी एशिया का पार्ट आपका आता है ये मिडिल ईस्ट। ठीक है, उसके बाद भूमध्य सागर इसी यूरोप को आपका ये अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, इधर आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी महासागर। उसके बाद ये आपका हो गया मेडागास्कर। ये मेडागास्कर इसी अफ्रीका का पार्ट है जो टूट के कहीं न कहीं अलग हो रहा है। ये भी एक अलग कंट्री है, और ये कुछ दिन मतलब कई सालों के बाद ये लगभग आपके इंडिया में जाके चिपक जाएगा, मतलब ये एशिया से मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कुछ और फैक्ट जानते हैं। पहली बात, इससे जो आपका इधर आता था एशिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और 2 नंबर पे आपका अफ्रीका आता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका। अगर जनसंख्या की बात करें तो भी अफ्रीका नंबर 2 पे आता है। और जनसंख्या के मामले में अफ्रीका पूरे दुनिया का लगभग 17.5%, 17.7% ऐसे है, तो 17.5% पॉपुलेशन खुद यहीं पे रहता है, अफ्रीका में ही। दूसरी बात, अगर लैंड एरिया की बात करें तो लगभग 21% जो आपका लैंड एरिया है वो आपको अफ्रीका में मिलेगा। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। वही मैंने यहाँ पे लिखा पॉपुलेशन वाइज जो आपका ये रीजन कितना कवर करता है, 17.5%, और 21% आपका ये पूरा लैंड एरिया, मतलब भूमि के रूप में ये लगभग पूरी दुनिया का 21% एरिया कवर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इस महाद्वीप को हम कभी कभी पुअर कॉन्टिनेंट या फिर गरीब महाद्वीप बोल देते हैं, क्योंकि बात यह है कि जो इसके अलावा बाकी 6 कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी जो भी महाद्वीप हैं, वहाँ के जितने भी कंट्री हैं वो कहीं न कहीं डेवलप हैं,
या फिर डेवलप हो रहे हैं। आपको यहाँ पे लगभग 54 से 55 कंट्री मिल जाएंगे अफ्रीका में, ऐसे 54 या फिर 55 के आसपास है। इस पूरे कंट्री में आपको मैक्सिमम कंट्री आपको काफ़ी अंडर डेवलप्ड, मतलब अविकसित, यहाँ के लोग उतने विकसित हैं नहीं, यहाँ का कंट्री उतना विकसित है नहीं। सिंपल से कहने का मतलब इस पूरे कंट्री के पास उतना पैसा है नहीं जितना एशिया के पास है, जितना अमेरिका के पास है, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ दोनों मिला के बात करें, या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी अच्छा खासा है। इस सभी के पास, इस सभी कंट्री में से कुछ कुछ के पास है, बाकी ये जितना भी आपको कंट्री मिलेगा उसमें से मैक्सिमम कंट्री आपको गरीब ही मिलेंगे। इसलिए हम इस पूरे महाद्वीप के बोल देते हैं यह गरीब महाद्वीप है। दूसरी बात, हम इस महाद्वीप को बोलते हैं कभी कभी अंध महाद्वीप, या फिर इसको बोलते हैं कभी कभी काला महाद्वीप। क्यों बोलते हैं आप यूँ समझिए, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच अगर लाइन खींचते हैं हम उसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री, हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा बोलते हैं। उसी 0 डिग्री के नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ में, हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 3 आपका मेजर लाइन हो गया, एक आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही सन का लाइट आपको आता है, लंबवत आता है, मतलब वहीं पे सन का लाइट अधिकतम पड़ता है। बाकी उसके ऊपर या फिर उसके नीचे आपको लाइट आता है लेकिन तिरछा आता है थोड़ा सा। तो बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा तक जो सन का लाइट आता है उसकी वजह से वहाँ का रीजन काफ़ी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ का जो रीजन है, ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ आता है, 23.5 साउथ आपका यहाँ आएगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहाँ आएगा। तो जो आपका अफ्रीका है वो तीनों लाइन से गुजरता है, मतलब कर्क रेखा से गुजरता है अफ्रीका, मतलब कर्क रेखा अफ्रीका से जाएगा, मकर रेखा भी अफ्रीका से जाएगा, एक आपका भूमध्य रेखा भी अफ्रीका से कहीं के गुजरता है। ठीक है, इसलिए आपका ये आपको तीनों जो रीजन हो गया ये वाला पूरा पूरा मिला के इसमें काफ़ी गर्मी पड़ती है। इस गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की बात करें, बॉडी की बात करें, उसमें एक मेलानिन नामक केमिकल समझ सकते हो वो निकलता है। उसका काम है कि हमारे विटामिन डी को एब्जॉर्ब करे सन के लाइट से, उसकी हेल्प से हमारे विटामिन डी को यहाँ पे जनरेट करता है। दूसरी बात, उसका काम है हमारे स्किन को कलर देना। अगर अच्छा खासा सन का लाइट यहाँ पर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन डी तो ठीक से मिलेगा, मगर उसका स्किन भी काला हो जाएगा। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग नहीं, जितना भी कंट्री है, वहाँ के जितने भी लोग हैं सबको अच्छा खासा विटामिन डी मिलता है, मगर उसका स्किन बिल्कुल काला मिल जाता है। आपको कुछ सैंपल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इमेज वगैरह। तो आप इतनी बात समझ गए। बाकी जो आपका ये भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, यहीं पे ज़्यादा लाइट क्यों पड़ता है, हम उसके बारे में बिल्कुल बारीकी से बहुत पहले के सेशन में कवर कर दिए हैं। वहाँ पे हो सकता है आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब मिले, बट मेरे ख्याल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। अगर आप सिर्फ वीडियो क्वालिटी पे फोकस ना करें, कंटेंट पे फोकस करें तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे। तो वही हम बोल सकते हैं इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, उष्ण का मतलब गर्म। तो हम इस पूरे एरिया को बोल सकते हैं काफ़ी गर्म एरिया है, मतलब काफ़ी उष्ण एरिया है, मतलब उष्ण कटिबंध। तो हम बोल सकते हैं ये आपका उष्ण कटिबंध में आपका आता है, मतलब तीनों का तीनों लाइन आपको इस अफ्रीका से गुजरते हुए मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा सुएज कैनाल आपको इजिप्ट में मिलेगा। ये मिस्र एक देश है, पार्ट है अफ्रीका का। इसी मिस्र का थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ मिलेगा, ये भी इजिप्ट का ही है। इसी मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। और ये जो आपको मिलेगा, ये देखिए ये रीजन, ये आपको देख रहे हैं 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। ठीक, तो रेड सी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये प्रायद्वीप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो जो आपका सिनाई पेनिनसुला है वो आपका इसी इजिप्ट का पार्ट है। और यहीं पे एक कैनाल बनाया गया है जिसका नाम है सुएज कैनाल, मतलब सुएज नहर बनाया गया है। वो इसी इजिप्ट का है। बनाया कौन था? फ्रांस। कब बनाया था? 1869, मतलब 1869 बनाया गया था। आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? अब देखिए, इधर आपका एशिया है, उसी एशिया के लगभग साउथ में, प्योर साउथ में आपको मिलेगा हमारा इंडिया। अब इंडिया से अगर मान लेते हैं कोई भी कार्गो शिप चलता है बिजनेस के पर्पज़ से, अगर उसको इधर आना होगा, मान लेते हैं हमको जाना है यूरोप, तो यहाँ पे तो पहले था नहीं कुछ, नहर तो बिल्कुल था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो शिप है आपको यहाँ से तो जाने को देगा नहीं। शिप ज़मीन पे थोड़ी चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ से कार्गो शिप आया, ऐसे होते हुए इसको ऐसे चलना पड़ता था, उसके बाद जाकर उसको यूरोप में पहुँचना होता था। तो ऑब्वियस सी बात है एक शिप को इंडिया से निकल के अगर उसको यहाँ पहुँचना होता था, उसको इतना घूमना पड़ता था।
इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, दूसरी बात फ्यूल भी अच्छा खासा इस्तेमाल वहाँ पे हो जाता है। इसलिए वो लोग क्या किया यहाँ पे, जो ये रीजन है आपका सिनाई पेनिनसुला, एक आपका इजिप्ट, उसके बीच में एक पतला सा रास्ता काट के एक नहर बना दिया गया है गड्ढा करके, ताकि अब शिप अगर कल को उधर से आता है तो यहीं से निकल कर सीधे यूरोप में पहुँच जाएगा। इससे अच्छा खासा आपका टाइम का सेविंग हो जाएगा, दूसरी बात आपका इनकम भी थोड़ा सा कहीं के इस कंट्री के लिए जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ लगभग आपको मिलेगा 162 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 162 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 164 किलोमीटर आपको मिल जाएगा इसका लेंथ। याद रख लीजिएगा, जो सुएज कैनाल है उसका लंबाई 164 किलोमीटर, और कब बना था 1869 एडी में। ठीक है, कौन बनाया था, फ्रांस बनाया था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मुंबई से लंदन आप यूँ समझिए, यूरोप यहाँ पे है, इसके इधर थोड़ा सा आपको मिलेगा ब्रिटेन, आप यूँ समझिए यूके का पार्ट है, थोड़ा सा नीचे वहाँ पर इंग्लैंड कंट्री है, ब्रिटेन का हिस्सा है, आप यूँ समझिए, उसी का कैपिटल है आपका लंदन। लंदन से मुंबई की बात करें तो उसका दूरी लगभग 7000 किलोमीटर घट गया है। किसकी वजह से, इस कैनाल की वजह से। पहले ऐसे हमको घूम के जाना पड़ता था कहाँ पे, लंदन, अब सीधे इसे निकल गए, इसकी वजह से लगभग हमको 7000 या फिर 7200 किलोमीटर कम दूरी ट्रैवल करना पड़ता है इस कैनाल की वजह से। और ये काफ़ी बिजी भी है, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई शिप हमेशा चलते रहता है, और शिप की वजह से उससे जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे कहीं ना कहीं इस इजिप्ट का इकोनॉमी भी चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सहारा मरुस्थल, आप देखिएगा यहाँ पे जो आपका डिजर्ट है, इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 मेन आपको डिजर्ट मिलेगा, एक आपका सहारा, एक आपका कालाहारी, एक आपका नामीबिया। आपको सिर्फ 3 ही इसमें जानना है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस रीजन में काफ़ी गर्मी होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है रेगिस्तान बनने का। जैसे हम इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ भी काफ़ी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ डिजर्ट भी है। तो इस रीजन में ये लगभग इतना बड़ा आपको एरिया मिल जाएगा, पूरा पूरा डिजर्ट ही है। यहाँ पर मैं पेन से मार्क नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर से दिखाना भी होगा, ठीक है, नेक्स्ट के सेशन में। तो ठीक है, आप यूँ समझिए लगभग इस रीजन में पूरा पूरा, मतलब अफ्रीका के नॉर्थ वाले एरिया में आपको लगभग इतना बड़ा कई सारा कंट्री इसी डिजर्ट में आपको आ जाता है। जब आप एटलस वाले मैप में देखिएगा तो आपको ये रीजन आपको दिखाएगा थोड़ा सा भूरा कलर का, और वही भूरा कलर क्या दिखाता है आपका, वो कहीं ना कहीं डिजर्ट है, मतलब रेगिस्तान है, प्योर बालू ही रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे इतना खेती हो नहीं पाती है। तो इस डिजर्ट का नाम आपका क्या है, उसका नाम है आपका सहारा। याद रखिएगा, जो आपका सहारा डिजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका यही सहारा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सहारा डिजर्ट है उसका एरिया लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, काफ़ी बड़ा एरिया है। इसी सहारा डिजर्ट में ये पूरा पूरा ऊपर वाला कंट्री इसी में आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो आपका रीजन हो गया ये सहारा डिजर्ट वाला, उसके नीचे का जो पार्ट आपका आता है वो कहलाता है सवाना घास का मैदान। यहाँ आपको इस रीजन में आपको मिलेगा सवाना घास का मैदान मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में आपको प्रेरी मिला था, दक्षिण अमेरिका में आपको मिला था पम्पास, और ऑस्ट्रेलिया में आपको मिला था डाउन्स घास का मैदान। वैसे आपको अफ्रीका में आपको मिलेगा ये सवाना घास का मैदान। तो सवाना घास का मैदान और एक आपका सहारा डिजर्ट, इस दोनों के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है आपका साहेल कहलाता है। ठीक है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा यहाँ पे। और जो आपका ये वाला एरिया है सवाना घास का मैदान, ये आपका बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण घास का मैदान, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है यहाँ पे, और यहाँ का घास काफ़ी लंबा लंबा भी होता है, इसलिए यहाँ पे शिकार करने में काफ़ी सुविधा होती है। यहाँ पे लोग भी जाते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे अभी भी ऐसे हैं कि जो वहाँ पे जानवर को मार के सीधे वहाँ पे खा लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शिकार काफ़ी चलता है, इसलिए हम इसको कभी कभी बोलते हैं शिकारों की भूमि है ये। क्या, सवाना घास का मैदान वो शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। ठीक, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एक होता है जनजाति, जिसको बोलते हैं ट्राइबल बोलते हैं। जो ट्राइबल जो लोग होते हैं वो उतना डेवलप होते नहीं, जैसे हम लोग क्या हो गए, हम लोग हो गए थोड़ा सा कहीं के डेवलप, हमारा सोच अलग है, हमारा रहने खाने का तरीका अलग होता है, ये लोग का थोड़ा सा कहीं के सोच अलग होता है। यहाँ पे भी आपको कई सारे जनजाति मिल जाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में आपको नॉर्थ साइड की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ आपको मिलेगा गारो मिलेगा, खासी मिलेगा, जयंतिया मिलेगा। हम अंडमान निकोबार की बात कर ले, वहाँ पर आपको सेंटिनल आइलैंड वाला मिल जाएगा, बहुत सारा ट्राइबल लोग, उसको पता भी नहीं होता कि हमारा देश इंडिया भी है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इंडिया में हैं जो कहीं के हम इसको आदिवासी बोल सकते हैं। ठीक है, उतना लोग का सोच या फिर आप ब्रेन समझिए उतना डेवलप नहीं रहता है। ठीक है, वो लोग अभी भी बिल्कुल पुराने ज़माने के जीवन में जीता रहता है। तो आपको यहाँ भी कई सारे उस ढंग का ट्राइबल लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी में से एक का नाम है बट्टू। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे। तो आपको हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बट्टू जनजाति आपको इसी मरुस्थल आपको रहते हुए मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक, इसी रीजन में आपको मिलेंगे
बट्टू नाम की जनजाति मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक मैंने और बोला था कालाहारी मरुस्थल, वो आपका साउथ अफ्रीका, जैसे ये आपका पूरा अफ्रीका है, इधर आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इसको बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये आपका इस रीजन में आएगा, तो इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। ये भी कंट्री, साउथ अफ्रीका क्रिकेट का टीम है ना, वो भी मैच खेलती है, जहाँ के हैं AB डिविलियर्स। ठीक है, तो ये आपका होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है कालाहारी। ठीक है, तो वो आपका डिजिट हो गया कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद यहाँ पर आपको इंसेलबर्ग मिल जाएगा। आप इंसेलबर्ग यूँ समझिए जैसे रेगिस्तान हो गया, तो वहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेगा ना, तो वहाँ पे आंधी भी चलती है, तूफान भी चलती है, और जब वो हवा की वजह से जब टूटने फूटने लगता है तो पहाड़ बिल्कुल एक गोल गोल शेप का या फिर चौकोर शेप का वो वहीं पे पड़ा होता है, मतलब उसी रेगिस्तान में, उसी को बोलते हैं बेसिकली इंसेलबर्ग। तो आपको वहाँ पे इंसेलबर्ग मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, आपको वो ही मिल जाएगा वहीं पे। और आपको जनजाति मिलेगा बुशमैन जनजाति आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको मिला था बट्टू, यहाँ आपको मिलेगा बुशमैन नाम का जनजाति आपको मिल जाएगा। एक और था आपका नामीबा मरुस्थल, वो आपको मिलेगा ये रीजन, नामीबिया रीजन मिलेगा, इसी के नाम से पड़ा है नामीबा मरुस्थल। ठीक है, तो नामीबा मरुस्थल आपको वो एक ठंडा मरुस्थल है। ठंडा कहने का मतलब ये हुआ जैसे बगल में तो समुद्र भी है, तो जो उसके स्ट्रीम की वजह से तो वहाँ का जो भी हवा चलेगा वो हो सकता है ठंडा हो सकता है गर्म भी हो। उस ठंडा और गर्म होने की वजह से इसके बगल का जो एरिया है वो भी तो ठंडा गर्म हो सकता है, तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है इसकी वजह से, ठंडी जलधारा की वजह से जो इधर से चलते हैं, जिसका नाम है बेंगवला की जलधारा। एक सेकेंड, ठीक है, तो इस बेंगवला की जलधारा की वजह से जो यहाँ का रीजन है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यह एक ठंडा मरुस्थल है। अब जो स्ट्रीम क्या है, हॉट स्ट्रीम या कोल्ड स्ट्रीम, हम उसके बारे में आगे और डिटेल से जानेंगे अभी इसके ख़त्म होने के बाद। आप अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, जो आपका नामीबिया मरुस्थल है वो एक ठंडा मरुस्थल है। क्यों है? क्योंकि एक जलधारा आती है जिसका नाम है बेंगवेला जलधारा, वो एक ठंडी जलधारा है। समुद्र से आप यूँ समझिए, समुद्र से वो ठंडा पानी की वजह से वो हवा बिल्कुल ठंडा हो जाती है, इसलिए वहाँ का रीजन काफ़ी ठंडा हो जाता है। ठीक है, आप यूँ समझिए। उसके बाद देखिएगा ये आपका लीबिया है। इसी लीबिया में एक जगह है जिसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया पूरे अफ्रीका का सबसे गर्म जगह है। यहीं पे लगभग टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, उतना तक लगभग पहुँच जाता है। तो सबसे गर्म जगह अल अजीजिया है कहाँ पे? लीबिया, और ये अफ्रीका का सबसे गर्म जगह है। ठीक है, उसके बाद एक आपका अल्जीरिया हो गया, एक आपका नाइजर हो गया। अल्जीरिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, वैसे पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री आपको अल्जीरिया मिलेगा। दूसरी बात, जो आपका नाइजर है, नाइजर पूरे अफ्रीका का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी नाइजर में रहती है, जो पूरे अफ्रीका की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दो झील की बात करते हैं। ये आपका युगांडा है, ये आपका तंजानिया है। इसके बॉर्डर पे बेसिकली यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। वही विक्टोरिया झील आपका पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा झील भी है, और वो इस रीजन से स्ट्रीम निकलती है, नदी निकलती है, जिसका नाम है आपको वाइट नील, वो इसको बोलते हैं वाइट नील। एक और आपका झील आपको मिलेगा, इथियोपिया मिलेगा, इसका नाम है टाना झील। तो टाना झील से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। तो इधर से निकली ब्लू नील, मतलब टाना झील से निकली ब्लू नील, और आपका विक्टोरिया झील से निकले आपका वाइट नील। दोनों नदी जाके सूडान में एक जगह है खार्तूम, वहाँ पे जाके मिल जाती है, और वहाँ से चलते चलते दोनों साथ में मिलने के बाद एक नया नदी बनती है जिसका नाम है ब्लू नील, मतलब नील नदी बोलते हैं उसको। और वो बिल्कुल ऐसे बहते हुए मिस्र से होते हुए आपको भूमध्य सागर में गिरी जाती है। आप यूँ समझिए पूरे रीजन में डिजर्ट था, रेगिस्तान था, मगर इसकी वजह से सूडान में, मिस्र में एक नदी जा रही है जिसका नाम है नील नदी। इसी वजह से मिस्र में अच्छा खासा खेती कर पाता हो लोग, इसी नदी की वजह से, क्योंकि अब से बात नदी जाएगी वहाँ पे तो उसके आसपास का एरिया कहीं ना कहीं फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड है। जो आपका नील नदी हो गया, ये पूरे अफ्रीका का सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात, पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी भी यही नील नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहने का मतलब उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा हो, लेकिन सिर्फ लंबी है, पतली है, काफ़ी लंबे, काफ़ी दूर तक जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लंबी नदी। तो नील नदी पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में, मिस्र में।
दूसरी बात, सबसे बड़ी नदी आपको अमेजन नदी मिलेगा। कहाँ पे है वो? ब्राज़ील आपको मिलेगा, जो साउथ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इतना ही था मेरे ख्याल से। चलिए आप क्या कीजिए, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हम क्या करेंगे अब इसके बाद, जो भी आपको कंट्री है, ऐसे तो अफ्रीका का जो भी कंट्री है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ कुछ कंट्री जिसका हम लोग को कवर करना है, जिसमें एग्जाम में आते हैं। आप ऐसे भी देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में, आपको कितना नाम देखने को मिलता है इस कंट्री से, मतलब इस रीजन से बहुत कम मिलेगा। तो कोई नहीं, हम जो इम्पोर्टेंट है हम उस कंट्री के बारे में खासकर जानेंगे, उसके बाद जाकर अफ्रीका को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय।